Hi friends, I am Prasad and welcome to my concept clearing channel. सो हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ा और डीप में जाके शेयर मार्केट का जो और थोड़े से फंडामेंटल के जो कुछ रेशोज़ है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ज़रा जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सेंसेक्स और निफ्टी ये दो इंडाइसेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अलग अलग सेक्टर के भी इंडाइसेस होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी हो गया या सीएनएक्स आईटी हो गया, ऐसे भी इंडेक्स होते हैं। तो हम इम्पोर्टेंटली आज सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी इस पर ज़रा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि जो एज अ इन्वेस्टर आपको काम करना चालू करना है तो वो इजी हो जाएगा। तो ये जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो ये जो सब शेयर्स होते हैं, वो जो ट्रेड होते हैं, चाहे बीएससी पे हो या एनएससी पे हो, वो एक्चुअली डिवाइडेड होते हैं थ्री क्लासेस में। वो आपने टीवी में या कई और वीडियो में सुना होगा, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप वो होता है कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है वो होती है लार्ज कैप। मिड कैप वो जो कंपनी होती है उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो फाइव मोर देन 5,000 करोड़ एंड बिलो 20,000 करोड़ होता है। मतलब जो जो मैक्स मिनिमम लिमिट होती है लार्ज कैप की, वो मैक्सिमम लिमिट होती है मिड कैप की। और स्मॉल कैप जो होते हैं वो लेस देन और इज इक्वल टू 5,000 करोड़ का उसका कैपिटलाइजेशन होता है। तो ये हुआ एक उसका जो कैपिटलाइजेशन के जो बेस ठहरा के उसे जो सेग्रीगेट किया हुआ, ये हुआ एक कंसेप्ट हो गया। बाद में हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स की बात करेंगे। तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं टोटल और सेंसेक्स में 30 स्टॉक होते हैं। स्पेशली हम निफ्टी 50 की बात अगर करें तो निफ्टी 50 में जो स्टॉक होते हैं वो उनका जो कैपिटलाइजेशन है वो आप समझ सकते हैं कि वो लार्ज कैप है और वो स्टेबल भी होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसमें भी रीशफल होता है कि अगर कुछ जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनको लगा कि कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है या जो कोई उसमें कुछ दिक्कत आती है और जो इन्वेस्टर को कुछ नुकसान उसमें हो सकता है, तो वो निफ्टी 50 से निकाल के वो बाद निफ्टी आता है। तो निफ्टी 50 का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक होते हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं होते कि जो मार्केट कैपिटल जिसका ज़्यादा हो वो ऊपर उसके पे दो नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे नहीं होते। वो डाइवर्सिफाई होते हैं, मतलब उसमें ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं। मतलब उसमें कुछ डाइवर्सिफाई कंपनीज होती है। डाइवर्सिफाई कंपनीज मतलब कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो सेम ही रहता है, लेकिन वो अलग अलग सेक्टर में काम करती है। इस वीडियो सीरीज़ में मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गलत मैसेज जा सकता है। तो आप ये ढूंढ सकते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो क्या करती है कि अगर वो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं उसे कहते हैं डाइवर्सिफाई सेक्टर। मतलब वो रिफाइनरी में भी काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, या जिसे टेली कम्युनिकेशन कहते हैं उस सेगमेंट में भी वो कंपनी काम करती है। तो उसे कहता है डाइवर्सिफाई कंपनी। मतलब कंपनी एक ही होती है लेकिन वो अलग अलग सेक्टर में काम करती है। तो ऐसे स्टॉक भी निफ्टी 50 में इंक्लूड होते हैं। कुछ हैवी वेट्स जो होते हैं वो बैंक निफ्टी के, वो बैंक निफ्टी से के जो स्टॉक कुछ होते हैं वो भी निफ्टी 50 में ऐड होते हैं। तो वो ये हो गया बैंक सेक्टर। बाद में फार्मा सेक्टर के भी कुछ स्टॉक है जो निफ्टी 50 में इंक्लूड है। तो कहने का मतलब ये है कि निफ्टी 50 ये जो इंडेक्स है ये इटसेल्फ एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जैसा ही है। मतलब उसमें अलग अलग टाइप की कंपनियां उसमें होती है। तो अगर आप इंडेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका मतलब यही यही हो गया कि आप आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई हो चुकी है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप इंडेक्स में ही ये करें। आप पर्टिकुलर निफ्टी 50 के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अगर न्यू कमर है, आप अगर सीख रहे हैं, तो बेटर ये होगा कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक में ही थोड़े दिन परचेस करें और उसे होल्ड करने की कोशिश करें, क्योंकि वो ज़्यादा वोलाटाइल नहीं होते। उसे एकदम कुछ प्रॉब्लम कैश फ्लो का प्रॉब्लम आता है या कुछ बैंकरप्सी क्या है, ऐसे कुछ जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो मोर देन 99% ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये हो गया लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। निफ्टी 50 का भी ये हो गया। सेंसेक्स में 30 स्टॉक होते हैं, और जो निफ्टी में जो स्टॉक है वो भी सेंसेक्स में होते हैं। तो इसमें 30 स्टॉक होते हैं, इसमें 50 स्टॉक होते हैं, लेकिन उनका जो एवरेज है वो वेटेज उनको दिया जाता है। मतलब जो 50 कंपनीज ज़रूर हो, लेकिन उनको ऐसा नंबर नहीं दिया जाता। दे आर नॉट इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटेड। अगर आप इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो वो कैसा होता है कि एक कोई कंपनी होती है जिसको हेवी वेट रखा जाता है। मतलब जो 100% अगर आपने निफ्टी 50 इंडाइसेस में इन्वेस्ट करना चाहा, तो एक कोई स्टॉक होता है जिसका कंट्रीब्यूशन होता है जो 10% 20% होता है। जो बाद में कोई बैंकिंग स्टॉक होता है उसका कंट्रीब्यूशन 10%, 7%, 8%, ऐसे थोड़े थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं, जो रिस्क मैनेज करते हैं और जो रेगुलेटरी बॉडी को जैसा वो कंट्रीब्यूट करना चाहे वैसा वो करती है। तो अब हम आते हैं डायरेक्टली कि आपने निफ्टी 50 तो देखा। तो अगर आपको निफ्टी 50 इंडाइसिस में काम करना नहीं है, आपको अगर स्टॉक में काम करना है, तो आपको पहली ये सीखना पड़ेगा कि हम स्टॉक खोजे कैसे कि जो हम उसमें एंट्री लें और कब तक हम उसे होल्ड रखें। तो इसके लिए कुछ रेशोज होते हैं, उसे कहते हैं फंडामेंटल रेशोज। तो वो फंडामेंटल्स एग्जैक्टली क्या होता है एक पर्टिकुलर कंपनी का, तो हम अभी से चालू करेंगे। वो अभी हमने जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो था, मतलब निफ्टी 50 ये जो इंडाइसेस है वो छोड़ दिया है। अब हम एक पर्टिकुलर कंपनी, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी लीजिए आप, उसका फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना है। तो आप कैसे करेंगे, मतलब एक का नहीं, अगर एक कंपैरिजन करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ मेजर इंडिकेटर्स होते हैं या मेजर जिसे हम करते हैं पैरामीटर्स होते हैं, और वो पैरामीटर में अगर आपकी कंपनी बैठती है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ा एक ज़रिया है कि आपको थोड़ा सा गाइडलाइन मिलती है। तो उसे कहते हैं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल का जब आप किसी कंपनी का फंडामेंटल सर्च करना चाहेंगे, हाँ एक बात मैं आपको भूल गया कि जो ये निफ्टी 50 या सेंसेक्स है, ये एनएसी, एक एनएसी की एथोराइज्ड वेबसाइट है। उसमें ये सब इंडाइसेस आपको मिलेंगे, उनका पास्ट का परफॉर्मेंस मिलेगा, टुडे का, मतलब आज तक लास्ट बैक अप अगर आप जाए तो सभी डेटा वो एनएससी साइट पर आपको फ्री में अवेलेबल होगा। कुछ ऐप्स भी हैं जो आपको ये रेडीमेड भी प्रोवाइड कर देती है कि उसका रेट क्या है, 52 वीक्स, 52 लो हाई, ये सब चीज़ें आपको वो देगा। तो हम फंडामेंटल में वापस आ जाते हैं। फंडामेंटल्स जब आप खोलेंगे उस कंपनी का, तो पहले आ जाता है कि वो कंपनी का सेक्टर, कौन से कंपनी का सेक्टर में वो कंपनी काम करती है। मतलब टेलीकम्युनिकेशन में करती है, हॉस्पिटैलिटी में करती है, फास्ट एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में करती है, या डाइवर्सिफाई है। सेकंड चीज़ आती है वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, कौन सी कंपनी है। तो ये वो जो फंडामेंटल है उसमें ऑटोमेटिकली वो आपको दिख जाएगा कि ये लार्ज कैप है। अदरवाइज आप डिसाइड भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया है कि लार्ज कैप मिड कैप जो का उसका जो रेंज बताया है, उस रेंज में आपको भी थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि ये मिड कैप है, स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है। तो मेरी ये सलाह रहेगी आपको कि आप पहले निफ्टी 50 में ही थोड़ा काम करने का सोच लीजिए, क्योंकि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जिसे कहा जाता है, तो उसी तरह आप काम करना चालू करेंगे, बाद में आप थोड़े से रिस्क ले सकते हैं। तो फंडामेंटल में ये बातें छोड़ के
अदर बताते हैं कि उनको कोई अवार्ड मिला है क्या, क्या कंपनी का आगे का प्रोजेक्शन क्या है। ये सब उस कंपनी के वेबसाइट में भी आपको डायरेक्टली जाके मिलता है। तो ये हो गया फंडामेंटल बात। मतलब आप कुछ आपने एक 5 कंपनियां सिलेक्ट की कि हाँ मैं आज इस 5 कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा और उसमें से मुझे 1 या 2 कंपनी में इन्वेस्ट करना है। या आपने एक सेगमेंट लिया, मतलब आप बैंक निफ्टी, बैंकिंग सेगमेंट या एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनीज होती है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट है, उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप वो एनबीएफसी का, जो एनबीएफसी की जी कंपनीज है उनका एनालिसिस करेंगे। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में मदद करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ रेशियोज होते हैं। तो हम वो रेशियोज डिस्कस करेंगे। उसमें पहला जो रेशियो होता है उसे कहते हैं पी। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो जिसका कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे ज़्यादा, सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे। लेकिन वो ऐसा होता है कि वो जो कंपनी का जो इनकम होता है टोटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ स्टॉक, ऐसा जब हम करते हैं तब उसका वो पी आता है। पी ये इस कंपनी का वैल्यूएशन मेजर करता है, मतलब वो कंपनी सस्ती है या महंगी है। जिसका पी छोटा है वो आप समझ सकते हैं कि वो कंपनी सस्ती है, मतलब 10, 7, 5, 9, ऐसी जो कंपनीज होती है जो आपको एक इंडिकेट करती है कि ये कंपनी सस्ती है। दूसरा टाइप हो गया पी जिसका ज़्यादा है। तो आप एवरेज पी पास्ट में जाके उस कंपनी का डिटेल में अगर देखेंगे तो जिसका पी ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि वो प्रीमियम प्राइस पे बिक रहा है शेयर। अभी उसकी वैल्यूएशन जो है वो प्रीमियम है, या मतलब वो ओवर वैल्यूड, जिसे एक फाइनेंस में कहा जाता है वर्ड, ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है। और जो पी जिसका कम है उसे कहता है अंडर वैल्यू है। तो हम सिंपल में समझने की कोशिश करें तो जो जिसका पी कम होता है वो हम कह सकते हैं सस्ता है, जो शेयर सस्ता है। जो जिस शेयर का पी ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं कि ये जो कंपनी है ये थोड़ी महंगी है। तो ये होगा थोड़ा सा पी का इंट्रोडक्टरी पार्ट। लेकिन यहाँ एक ट्रिकी कुछ चीज़ें होती हैं। वो ट्रिकी चीज़ें ये होती है कि कभी कभी पी आपको कम दिखता है, मतलब बिलो 10 भी दिख सकता है, 7 दिख सकता है। तो आपको लगेगा ये कंपनी तो मैंने सुनी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो डे टू लाइफ में आप सुनते रहते हैं कि कहीं पेपर में या न्यूज चैनल्स में कि ये कंपनी है, तो कंपनी के नाम, तो वो कंपनी आपने सर्च की और उसमें उसका पी जो है वो आपको लगा कि ये अरे इसका पी तो 10 है, तो ये सस्ती मुझे लग रही है। और उसका वैल्यूएशन भी जो होता है वो काफ़ी कम होता है, ऐसा इंडिकेट करता है पी। पी जो मेजर करता है वो एक्चुअली मेजर करता है वैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो ऐसा आपको लग सकता है कि ये पी कम है तो ये कंपनी बहुत सस्ती है, लेकिन एक्चुअली वैसा होता नहीं है। होता क्या है कि पी जो होता है वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास उस कंपनी का पूरा डेटा होता है पास्ट का, और वो कंपनी उस कंपनी को किस नज़रिए से देखते हैं इस पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी का पी कितना हो। मतलब इसका मतलब ये है कि सिर्फ पी देखिए, आप कोई स्टॉक डिसाइड मत कीजिए कि हाँ इसका पी कम है तो ये अच्छी कंपनी बन गई, सस्ती कंपनी है। कुछ कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जो हमेशा जो जिसे ओवर वैल्यूड कहते हैं, यानी महंगा शेयर ही होती है वो, उसका पी कभी कम ही नहीं होता ज़्यादा, मतलब वो आपको खरीदना ही महंगा पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं
उनका जो इंटरप्रिटेशन है या उनका नज़रिया है उस स्टॉक में देखने का, वो रिफ्लेक्ट होता है इस पी में। कुछ कुछ कंपनियां होती है वो फेमस भी होती है, उनके प्रोडक्ट्स हम यूज़ भी करते हैं या उनकी सर्विसेज लेते हैं, लेकिन उनका पी कम होता है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है, जो जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये कंपनी का फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं है। अदरवाइज उनकी जो बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट उनको पसंद नहीं है, मतलब वो प्रीमियम बैलेंस शीट नहीं है। वो प्रॉफिट मेकर बनेंगे या वो एक्सपेंशन करेंगे या उनका जो फ्यूचर का प्लान है वो उनके पास कुछ है नहीं। ऐसा जब इन्वेस्टर सोचता है तो वो थोड़ा सा उसे आउटसाइड रख देता है, मतलब वो उस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो स्टॉक, तो क्या होता है कि अगर उसमें कोई इन्वेस्टर ही नहीं आ गया तो वो ओवर वैल्यूड होने का सवाल ही नहीं होता, और वो बहुत दिन तक उसी रेंज में पड़ा रहता है जब तक जो इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगे कि हाँ इस कंपनी में अब फ्यूचर है, हम अगर आज इसमें इन्वेस्ट करें तो कल हमारा जो पैसा है वो बन सकता है, बढ़ सकता है, हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि जिसे एक वैल्यू इन्वेस्टिंग नाम का एक कंसेप्ट है जो डायरेक्टली जुड़ता है इस पी से। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप सस्ती जो कंपनियां हैं जिनका पी कम है वो ले, और आप वो शेयर जब बढ़ेगा, उसमें जब प्राइस एप्रिसिएशन उसे बोलते हैं, जो प्राइस एप्रिसिएशन एक वर्ड है, तो मैंने लास्ट वीडियो में ऐसा एक डिसीजन लिया है कि जो वर्ड थोड़े से हर एक एजुकेशन का एक टर्मिनोलॉजी होती है। तो फाइनेंस में वो प्राइस एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ना, मुझे 100 अगर आपका आपने बाय प्राइस है आपकी, और वो आपने बेचा या उसकी करंट मार्केट प्राइस है 105 रुपये, तो आपको प्राइस एप्रिसिएशन मिल गया 5 रुपया। मतलब प्राइस एप्रिसिएशन मतलब वो आपको एक ज़्यादा प्राइस दे के चला, आप उसमें से बाहर चले जा सकते हैं। तो हमने ये देखा है कि कुछ कंपनियां ऑलरेडी बहुत सारे पी पर डिपेंड होती है, लेकिन ये पी के ऊपर एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट नाम का एक कंसेप्ट है जिसमें इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो वो कुछ डायरेक्टर्स मतलब उनको जो इन्फॉर्मेशन हमको समझते हैं उससे पहले उनको इन्फॉर्मेशन समझती है, और वो क्या करते हैं कि उसका पी जब कम होता है तब वो खरीदते हैं, तो उनको वो सस्ता मिलता है, और जब खरीदना चालू होता है तो बाद में उसमें मूवमेंट आना चालू होता है उस स्टॉक में, और रिटेल जो स्टॉक जो हमारे जैसे लोग हुए तो वो एंड में एक्चुअली उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये थोड़ा जोक है कि अचानक से मूवमेंट आना चालू होते हैं, और हम कहाँ कब इन्वेस्ट करें, मतलब आप एक मान लीजिए कि एक स्टॉक है जिसमें आपको लगता है ये सस्ता है, इसका ब्रांड नेम आपको मालूम है, इसके प्रोडक्ट्स आप खुद यूज़ कर रहे हैं, फिर भी आप वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये कंपनी में लूँ या नहीं लूँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये सस्ती है तो लूँगा मैं, लेकिन उसमें अचानक वो पड़ा रहता है एक दो बरस वैसा ही स्टॉक, और उसमें अचानक एक मूवमेंट आती है, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें खरीदारी करना चालू कर देते हैं, और जब खरीदारी चालू कर देते हैं तो मूवमेंट जब हमें दिखने चालू होती है, मतलब 100 रुपये का स्टॉक जब 125 या 150 तक जाता है, तब हमें रियलाइज होता है अरे यार इसमें भी फ्यूचर है, तो इसमें भी फ्यूचर है, ये देख के हम 150 में उसमें एंट्री लेते हैं, मतलब हम एंट्री ऑलरेडी थोड़ी सी लेट लेते हैं। तो ये हमारा इसमें कुछ रोल नहीं है, ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन का जो एक्सेसिबिलिटी होता है, तो हमें कुछ न्यूज़, क्योंकि वी आर ऑर्डिनरी पीपल्स, तो हमें कुछ न्यूज़ थोड़ी सी लेट समझती है, इसकी वजह से ये होता है। लेकिन आप भी उसमें थोड़ा सा उसकी पास्ट का जो का रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड है जो पी का,
या उसकी जो वैल्यूएशंस है वो स्टडी करके, या कंपनी जब उसकी एजीएम होती है उसमें कुछ अनाउंसमेंट करती है, वो अपना कुछ प्रेजेंटेशन भी देती है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहता है कि हमारे क्या 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 प्लान्स है, वह हम क्या एक्सपांशन करने वाले हैं, वो भी वो देती है। तो उसके हिसाब से आप भी ठहरा सकते हैं कि हाँ इस कंपनी में कुछ फ्यूचर है, लेकिन अभी उसका पी कम है। तो आप क्या करेंगे, उसमें आप एंट्री लेंगे जब उसका पी छोटा होगा। लेकिन जो ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली लॉन्ग होराइजन के लिए है, जो शॉर्ट टर्म का काम करना चाहते हैं 2-3 साल, तो उनके लिए ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट कुछ ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं दे सकता। क्योंकि जो कंपनीज होती है ये एक हो सकता है वो स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, तो वो इतनी ज़्यादा इक्विप्ड नहीं रहती, इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं रहती, उनका जो मैनेजरल जो हायरार्की होती है वो इतनी इफ़िशिएंट या जिसे बोलते हैं कि इफ़िशिएंट नहीं हो सकती। तो धीरे 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 करके वो कंपनी, उसकी मैनेजमेंट में चेंज आ गया, या कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली, या कंपनी अदर सेगमेंट में आ गई। मतलब कंपनी अगर एक सेगमेंट में काम कर रही है, तो अचानक उन्होंने ऐसा एक डिसीजन लिया कि हाँ हम दूसरे सेगमेंट में भी अब काम करना चालू कर देंगे। अब वो अपना एक प्रोजेक्शन रख देते इन्वेस्टर के सामने कि हाँ हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो उसका जो पी है, मतलब उसकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ना चालू होती है। तो पी, हाँ, एक ही इंडिकेटर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप पूरा डिपेंड होके आप वो स्टॉक खरीदें। इसके ऑन अ कॉन्ट्ररी भी सब्जेक्ट होते हैं कि कुछ कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जिनका पी, मतलब वो हमेशा ओवर वैल्यूड ही होती है, वो कभी भी नीचे नहीं आती है। तो ये होगा पीई का कंसेप्ट। अब देखेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर ये जो होता है इसका फॉर्मूले में आप मत जाइए, लेकिन आप जैसे हम डिसाइड करते हैं कि पी कम है तो वो कंपनीज सस्ती है, पी ज़्यादा है तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड है या प्रीमियम प्राइस पे वो काम कर रही है, मतलब बाय सेल उसका हो रहा है। वैसे ही ईपीएस अगर जितना ज़्यादा हो तो वो अच्छा होता है, अच्छा उसका संकेत माना जाता है। इन शॉर्ट हम अगर देखें तो पी आपको उस स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में पता देता है। मतलब उसके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उस कंपनी को वैल्यू कितनी दे रहे हैं इसका अंदाज आपको लगता है। और जो ईपीएस जो रेशो होता है, ईपीएस, आप कोई भी स्टॉक सर्च करें तो उसमें एक ईपीएस होता है, उसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर। मतलब आपका जो शेयर है उसमें वो कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है। तो पीए कंसेप्ट सस्ता या महंगा इसे कंसर्न है, और ईपीएस ये जो रेशो होता है तो वो डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। मतलब अगर ईपीएस ज़्यादा है तो इट इंडिकेट कि वो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब ईपीएस अगर इंक्रीज हो रहा है, या कंपनी कुछ बड़े बड़े जो रिसर्च हाउसेस होते हैं वो प्रोजेक्शन भी देते हैं कि ये हो सकता है कि ये कंपनी का जो ईपीएस है वो प्रिडिक्टेबल आगे 2 साल 3 साल वो अच्छा उसका रहेगा फ्यूचर। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएंगी। तो जिस स्टॉक की ईपीएस जो रेशो है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब वो ईयर ऑन ईयर जिसे कहते हैं वो प्रॉफिट बना रही है। तो ये दो कंसेप्ट एक दूसरे से थोड़े से जुड़े भी हैं और थोड़े से इन्वर्स भी हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पी भी कम होता है और ईपीएस ज़्यादा होता है, तो ये एक बेटर थिंग है कि क्योंकि वो
प्रॉफिटेबिलिटी में है, वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो ये हुआ ईपीएस, मतलब ईपीएस जिसका जितना अच्छा है, तो आपको वो कंपनी में उस कंपनी में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास डेटा अवेलेबल होता है, वो उस कंपनी में कुछ फ्यूचर देख रहे हैं। वैसा ही हायर पीई में भी होता है। जो कंपनियां होती है वो हमेशा हायर पीई में काम करती है। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्टर उस कंपनी को इस नज़रिए से देखते हैं कि भले आज वो स्टॉक चल नहीं रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी प्रीमियम में चल रहा है, फिर भी वो आगे जाके और प्रॉफिट बनाएंगी और उस शेयर की प्राइस बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए वो एग्जिट होते नहीं हैं, वो बने रहते हैं उसमें। तो उसका पी जो है वो हमेशा ओवर वैल्यूड या हमेशा महंगा ही रहता है। और कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि जिसमें इन्वेस्टर बिल्कुल ऐसा नहीं देखते कि हाँ ये कुछ एक्सपांशन करेगी या करेंगी, तो उसका पी भी सस्ता ही रहता है हमेशा। तो उसमें आप ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा अरे यार इसका पी अब 5 हो गया या 7 हो गया 10 हो गया, तो हम इसमें इन्वेस्ट करें, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गया। लेकिन आप वो स्टॉक लेंगे और वो पड़ा रहेगा 5-6 साल, फिर भी वो उसी रेंज में काम करता रहेगा। 10 पॉइंट आगे जाएगा या 10-15 पॉइंट नीचे आ जाएगा, लेकिन वो उसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा, क्योंकि उसमें अभी तक जो बड़े इन्वेस्टर है उनकी नज़र पड़ी नहीं है, या वो ऐसा सोचते हैं कि इस कंपनी को कुछ फ्यूचर नहीं है, या उनकी जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी जिसे हम कहते हैं कि जो 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 मैनेजर स्किल्स उनके होते हैं, जो वो उतने स्ट्रांग नहीं है। तो जो कुछ भी रीजंस हो सकता है, या उनको ऐसा लगता है कि कुछ प्लेज शेयर्स होते हैं उसमें। तो भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो प्लेज का कंसेप्ट हम देखेंगे, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि जो पी सस्ता है, लेकिन जब आप फुल्ली एनालिसिस करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि उस कंपनी पे डेट भी ज़्यादा है। डेट मतलब कर्जा, ये डेट भी एक फाइनेंशियल वर्ड है। तो डेट का जो सिंपली वर्ड हम कहते हैं वो कर्ज, लोन। तो उस कंपनी में लोन भी होता है। तो कुछ कंपनी का प्ले स्टॉक्स होते हैं। तो जो प्ले स्टॉक्स होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती जो इन्वेस्टर्स है उनको, क्योंकि जो प्लेजिंग होता है इसका कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे। तो अपने दो कंसेप्ट हमने क्लियर करने की कोशिश की, एक पी और दूसरा ईपीएस। हम थोड़ा सा मगअप कर देते। इन शॉर्ट आप इतना ही ध्यान रखें तो भी आपका काम हो जाएगा। पी आपको वैल्यूएशन दिखाता है, कंपनी की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू मार्केट। और मार्केट में वी आर मतलब हम बहुत छोटे पर्सनस हैं, वी आर मतलब उनको रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो उनको लगता नहीं है कि इसमें फ्यूचर है। इसका मतलब वो पी वैसा ही पड़ा रहेगा। तो पी आपको वैल्यूएशन बताता है, और ईपीएस जो है ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट करता है। तो ये दो रेशोज आपको जब आप फंडामेंटल जब में जाएंगे तो पहले आपको दिखेगा कि वो कंपनी क्या करती है, उसके जो प्लांट्स है वो कहाँ कहाँ है, वो क्या बनाती है, लार्ज कैप है स्मॉल कैप है, कौन क्या किस सेगमेंट में वो काम कर रही है, या डाइवर्सिफाई है। और वो उसमें एक पी आएगा, जो पी कितना है, तो आप वो नोट डाउन कीजिए कि हाँ ये पी इतना है। बाद में उसमें ईपीएस आएगा। जितना ईपीएस ज़्यादा हो वो इंडिकेट करता है कि वो ईयर ऑन ईयर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ओके, तो इसका इंडिकेशन ये मेन चीज़ें हो गई। तीसरा एक रेशियो होता है, वो होता है डिविडेंड यील्ड। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये जो ईपीएस होता है कंपनी का, इसका मतलब कंपनी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब सेबी के कुछ रूल्स होते हैं कि प्रमोटर जो होता है वो एक्चुअली स्टेक होल्डर, स्टेक मतलब जो स्टेक होल्डर उसे कहता है। तो प्रमोटर के पास कुछ शेयर्स होते हैं, और बाकी के जो शेयर्स होते हैं वो लिक्विड मार्केट में घूमते रहते हैं। तो
इसमें जो ईपीएस होता है, तो वो ईपीएस में ईपीएस अगर ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो कंपनी डे बाय डे या ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बना रही है, और उसमें इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मतलब म्यूचुअल फंड हो या बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, बैंक्स हो, वो भी उसमें इन्वेस्ट करके बैठी हुई है, तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो दो टाइप की कंपनियां होती है एज कंपेयर, हम डिविडेंड यील्ड के बारे में देखें तो वो दो कंपनियां ऐसी होती है कि एक टाइप की कंपनी ऐसी होती है कि कभी भी वो डिविडेंड देती ही नहीं है। मतलब जो ईपीएस जो आपको दिखा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी की कंपनी दे रही है ईयर ऑन ईयर, वो कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वो 1 रुपये भी आपको डिविडेंड नहीं देगी। डिविडेंड का मतलब ये है कि ईपीएस में जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका कुछ हिस्सा वो कंपनी की मैनेजमेंट रिटेल इन्वेस्टर को फ्रैक्शन में बांट के देती है। मतलब वो ईपीएस में जो कंपनी ने, इसमें शॉर्ट में हम ये समझते हैं कि डिविडेंड जब कंपनी देती है इसका मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है उस प्रॉफिट में से कुछ छोटा सा हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर को एक जिसे हम कहते हैं कि फ्री में देते हैं, आपको वो आपके अकाउंट में वो डायरेक्टली जमा हो जाता है। तो ये डिविडेंड यील्ड, ये जो चीज़ है, वो कुछ कंपनियां ऐसी होती है वो कभी भी डिविडेंड यील्ड देती नहीं है, और कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो काफ़ी डिविडेंड फेमस कंपनी होती है। मतलब वो डिविडेंड बेस ही कंपनी होती है जिनका डिविडेंड 8-9% भी हो सकता है, मतलब एफडी से ज़्यादा वो डिविडेंड देती है, और कभी कभी उसमें प्राइस एप्रिसिएशन भी अच्छा होता है। तो डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड इन परसेंटेज, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर का, क्योंकि अगर आपने कंपनी के प्रोजेक्शन में या अनाउंसमेंट में या कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा तो उसमें परसेंट में आ जाता है डिविडेंड। मतलब कंपनी 500% डिविडेंड दे रही है, अभी अपकमिंग जो डेट आ रहा है उसमें 500% डिविडेंड दे रही है। तो ये 500% डिविडेंड दे रही है, तो ऐसा कुछ लोगों को लगता है 500% डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो लेकिन ये 500% जो होता है वो एज कम्पेयर टू उसके फेस वैल्यू होता है। तो जो डिविडेंड परसेंट में होता है ना, वो आप कैलकुलेट मत कीजिए, उसमें मत जाइए 500%, 1500% डिविडेंड दे रही है, तो ये परसेंट में ना आप डिविडेंड यील्ड पे जाइए, और डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट होता है एक्चुअली रुपीज़ में। तो आप ये देखिए कि इस जो कंपनी ने अनाउंस डिविडेंड किया है वो कितना परसेंट किया है, इसके बजाय आप ये देखिए कि कितना रुपीज़ में किया है। मतलब कंपनी आप होल्ड जो कर बैठे हैं उसकी या एनालाइज कर रहे हैं, तो उसकी उसकी वैल्यू है 100 रुपीज़, हम राउंड फिगर लेंगे 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ में आपको डिविडेंड यील्ड उसका दिखा रहा है 6%, मतलब आपको वो 100 रुपीज़ शेयर आपके पास डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो आपको कुछ करना नहीं है, वो 6 रुपये कंपनी आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगी, विच इज़ अ मोर देन सेविंग अकाउंट, या एफडी से भी ज़्यादा कुछ कंपनियां है जो आपको डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड यील्ड में ये कन्फ्यूजन मत कीजिए कि जब पेपर में या न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल में अगर ऐसी न्यूज़ आ गई कि 500% या 700% डिविडेंड दिया जा रहा है उस कंपनी का, तो आप वो कंपनी खरीद सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये हो जाता है कि कंपनी का शेयर का वैल्यू होता है 1000 रुपया, और वो जो आपको जो डिविडेंड मिलता है वो होता है 5 रुपये, 6 रुपये, 30 रुपया। लेकिन कुछ कंपनी जैसी है तो वो डिविडेंड यील्ड पे आप काम कीजिए कि वो जो 6% है, वो 6% मतलब आपको 100% से मिलने वाला है। तो वो जो 100 रुपीज़ है, तो वो 100 रुपीज़ में आपको 6 रुपये मिल रहा है।